Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we will discuss NPO chapter fast in book fast. आज का जो हमारा टॉपिक है NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस क्लास में हमने NPO से रिलेटेड उसके मीन्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब स्टडी किया था। विद एनपीओ में कौन कौन सी बुक्स जो मेंटेन की जाती है, एनपीओ में कौन कौन से स्टेटमेंट क्रिएट किए जाते हैं, उन स्टेटमेंट को स्टडी किया था। रिसीव्ड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, उनमें कौन से डिजिट्स हैं जो इंक्लूड होती हैं उनको डिस्कस किया था। और इन डिस्कस के बाद में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था सब्सक्रिप्शन, जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनपीओ है। आज जो थोड़ा बहुत और डिस्कस करने वाले हैं, इसके जो एडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के बाद बस एनपीओ का क्या रहेगा, ओनली क्वेश्चन सॉल्यूशन रहेगा, बाकी एनपीओ में इतना कुछ बचेगा नहीं। आज जो हमारा एक टॉपिक है वो है किसी भी मटेरियल को यूज करना, कंज्यूमेबल स्टोर्स। किसी भी चीज को यूज करते हैं उसके लिए क्या होगा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे अदर कोई भी चीज ऐसी हो जिसका हम कंज्यूम करने वाले हैं। किसमें करने वाले हैं? एनपीओ में। तो जितना भी कंज्यूम करते हैं उसकी अमाउंट कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए कुछ पेमेंट करते हो, तो अमाउंट आएगी पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। आपने जितना पेमेंट किया है ये अमाउंट कहां मिलेगी आपको? रिसिप्ट और पेमेंट में। किस साइड? पेमेंट साइड। क्लियर है? रिसिप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड, क्योंकि पेमेंट किया है। अब इस कंज्यूमेबल स्टोर का जिसको आपने यूज किया है उसको कहां लेके आना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे जाएगा? तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एडजस्टमेंट करने पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं? तो एडजस्टमेंट जो हमने सब्सक्रिप्शंस का पढ़ा, सेम वही एडजस्टमेंट होना है। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन जो कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं जिनको आप उपभोग करते हो, जिनका आप यूज करते हो, उनकी दो चीजें और हो सकती है। उनके क्या हो सकते हैं? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो दो चीजें एडिशनल यहाँ मिलती है। बाय द वे आपके पास किसी का ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक किस साल यूज करेंगे हम? पूरा साल। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐड। जबकि क्लोजिंग स्टॉक लेस। इसके अलावा चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस हो, इनकम एक्सपेंडिचर निकालने का जो रूल है वो सेम है। सेम का मतलब जो आउटस्टैंडिंग के लिए बोला था, कौन सी आउटस्टैंडिंग ऐड होती है? क्लोजिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड में और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस में। एडवांस कौन सा ऐड होता है? ओपनिंग। ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस ऐड अमाउंट में हो जाएगा। रिजल्ट इनको प्लस करके बाहर निकालोगे और क्या होगा? माइनस। ये प्लस होने के बाद प्लस ही होने क्योंकि ऐड है, ये प्लस होने के बाद माइनस होने क्योंकि क्या करना है? लेस है। जो ये अमाउंट आएगी किस साइड आएगी? एक्सपेंडिचर साइड। ये एक्सपेंडिचर साइड। जैसे सब्सक्रिप्शन में जो साइड आई थी वो कौन सी साइड आई थी? इनकम साइड, क्योंकि वो इनकम है। और ये क्या है आपका? एक्सपेंडिचर है, तो किस साइड आएगा? एक्सपेंडिचर साइड। ये मैक्सिमम है, यानी इतने डिजिट्स मैक्सिमम है, हमेशा इतने आने जरूरी नहीं है। हो सकता है पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर और सिर्फ क्लोजिंग स्टोर होगी। तो आप कहोगे पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जैसे स्टेशनरी है 50,000 का पेमेंट किया और उसमें आपने अगला बोल दे कि 30,000 मेरे पास अभी पड़ा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक 30,000। इसका मतलब यूज कितना किया? 20,000। क्यों? 50 और सीधे क्लोजिंग में 30 बाहर गया, लेस हो गए 20, एक्सपेंडिचर में 20। उसके ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पड़े हैं स्टेशनरी के, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेस, बाहर जो रिजल्ट जाएगा वो कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर की। बाय द वे उसके लिए आपके पास ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्रेडिट, ये आउटस्टैंडिंग याद रखना। एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग को इस नाम से हो जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग ने बताया। और जो पेमेंट होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिसको पेमेंट नहीं दिया, और पेमेंट नहीं दिया इसका मतलब क्या हो गया? वो आउटस्टैंडिंग।
तो अगर ऐसे देते कि मेडिसिन के ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर ये है, तो ओपनिंग क्रेडिटर क्या होंगे, लेस, और क्लोजिंग क्रेडिटर एडवांस का, तो एडवांस के नाम से है ना, डेफिनेटली कि एडवांस दिया, ओपनिंग एडवांस ऐड और क्लोजिंग एडवांस लेस, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक लेस, और ये आएगी एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बात है इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो बैलेंस शीट कितने टाइप की होती है, ओपनिंग एंड, अब ओपनिंग ओपनिंग, एक ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, ये तीनों डिजिट्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक नाम से स्पष्ट है, स्टॉक कहां जाएगा, एसेट। ओपनिंग एडवांस किसका, खर्चे का, किस पे जाएगा, एडवांस खर्चे का, खर्चे का एडवांस एसेट्स में, और खर्चे का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। और अगर क्लोजिंग है तो वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्लोजिंग में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा, एसेट्स। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में, क्लोजिंग एडवांस एसेट्स में। ये सारी चीजें कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। रिसीव्ड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तीनों को रिप्रेजेंट करती है ये चीज। रिसीव्ड पेमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैश आना या कैश जाना, बस। इनकम एक्सपेंडिचर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, करंट ईयर से रिलेटेड, जिसका आपको प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, जैसे सब्सक्रिप्शन है या खर्चे हैं। और बैलेंस शीट में सिर्फ ये देखना है कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डेट से भी पता चलता है, थोड़ा सा डेट को भी यूटिलाइज कर लेना। कई बार रिसीव्ड और पेमेंट के ऊपर लिखा होता है ऐसे 31 मार्च 2017 की है रिसीव पेमेंट, तो इनकम एक्सपेंडिचर भी 17 का ही बनेगा। तो जो आपको 1 अप्रैल 2016 का कुछ भी दिया जाए वो कौन सा होगा, ओपनिंग, वो कौन सा होगा, ओपनिंग हो जाएगा। और 31 मार्च 2017 का दिया जाए वो कौन सा हो जाएगा, वो क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको डेट कहां मिल जाएगी, रिसीव्ड और पेमेंट के ऊपर लिखा होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी है वो ईयर दे रखा है उस ईयर के अकॉर्डिंग। ये चलता है एक्सपेंसेस को लेकर, ऐड लेस करते जाओ और एक्सपेंसेस होते जाएंगे। कोई भी एक्सपेंसेस हो जाए, कंज्यूमेबल जो भी आप यूज करते हो जिनको, और जिनके स्टॉक है, जिनके क्रेडिटर है, उनका एड लेस ऐसे पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो। दो सबसे मेन डिजिट्स अगर इनको आपने अच्छे से पकड़ लिया, सब्सक्रिप्शंस को और आपके पेमेंट्स को, इनको दो को पकड़ लिया तो 90% आपका एनपीओ तैयार है। अब तो डिजिट्स आपको लिखना है रूल के अकॉर्डिंग। इसमें पूछो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, करें इसको क्लियर। देखना नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो इनकम एक्सपेंडिचर में चीज आ सकती है वो है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में शो होगा, किस साइड शो होगा, एक्सपेंडिचर की साइड शो होगा। अभी डेप्रिसिएशन में दो टाइप से आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको ओपनिंग बैलेंस तो मिल जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की होती है उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली फर्स्ट टॉपिक में मिल जाते हैं सारे, क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं, और कुछ दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पॉइंट में ऐसे डालता है इस एसेट्स पे इतना डेप लगाओ, इस एसेट्स पे इतना डेप लगाओ, तो वो आपको डेप निकालना है, और डेप निकाल के किधर दिखाना है, एक्सपेंडिचर में दिखाना है। किस साइड दिखाना है, एक्सपेंडिचर में दिखाना है। एक तो तरीका ये सिंपल सा। दूसरा तरीका क्या आता है, नीचे एक बार ऐसे देते हैं 2016 और 2017 के ऐसे बैलेंस होते हैं, ऐसे दे दिया बिल्डिंग 20,000 और फिर दे दिया 19,000, तो आप कहोगे पहले 20,000 था अब 19,000 हो गया, और रिसीव्ड पेमेंट में कुछ भी नहीं है, ना परचेज है ना सेल्स है, कुछ भी नहीं है, तो बताओ 20 से 19 हो गया, कितना गया, ये 1000 ही क्या है, ये डेप्रिसिएशन। अगला बोलेगा नहीं, कहीं भी इंफॉर्मेशन में नहीं है लेकिन डिजिट्स को पढ़ना है। कई बार ऐसे बोल देगा जैसे सपोज फर्नीचर है 15,000 है, यहाँ हो गया 19,000 और ऊपर दे दिया
परचेज है 10,000। अब बोलो पहले कितना था 15,000। रिसीव्ड पेमेंट में इसको लेके इंफॉर्मेशन है कितना परचेज किया है, तो कितना हो जाना चाहिए 25, जबकि दिखा रहा कितना है, तो 6,000 किस चीज का लेस, तो डेप्रिसिएशन। ऐसे छुपा हुआ हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है छुपा हुआ हो सकता है। सेल्स हो, सपोज ऐसे कहते कि सेल्स है तो 10,000 का परचेज है और 2,000 की सेल्स है, तो आपको क्या करना है, परचेज को प्लस करना है 25, सेल्स को माइनस करना है 23 के बाद में कितना शो कर रहा है 19, तो कितना 4,000। जो सेल्स होगी, अब उस एसेट्स पे बात आ गई सेल्स की, सेल्स किसका एसेट्स। अब सेल्स करते हैं तो या तो कुछ भी नहीं बोलता तो कोई टेंशन नहीं, अगर साइलेंट है तो कोई टेंशन नहीं, बेच दिया, कैपिटलाइजेशन डिजिट्स होती है बैलेंस शीट में कम ज्यादा होती है। लेकिन बाय द वे उनकी कॉस्ट दे दी, आपको कॉस्ट दे दी और आपको सेल वैल्यू दे दी, तो हमें पता है कॉस्ट है और सेल वैल्यू है, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है पी या एल, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। आपको प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है। अभी प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करोगे तो प्रॉफिट या लॉस दोनों कौन से नेचर होते हैं, रेवेन्यू नेचर होते हैं। कौन से नेचर होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कौन सा किस साइड जाएगा, प्रॉफिट है तो किधर जाएगा इनकम साइड, प्रॉफिट है तो किधर जाएगा इनकम साइड, और लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड। खर्चा है आपका प्रॉफिट या लॉस, ये आपका एसेट्स को लेके है। इसके अंदर एसेट्स में लेके कई बार डेप्रिसिएशन आता है। बाकी चीजें जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो हो रही क्या है, रिसीव पेमेंट आएगा सीधा सीधा पब्लिक करेगा, सीधा सीधा आएगा जाएगा सीधा सीधा, बस कौन सी डिजिट्स उतारनी है, रेवेन्यू नेचर उतारना। एडलेस क्या हो सकता है, तो एक्सपेंडिचर में एडलेस क्या हो सकता है बता दिया, इनकम में एडलेस क्या हो सकता है, इनकम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सक्रिप्शन, वैसे ही और भी कोई इनकम होगी तो वही एडलेस होगी उसी तरीके से। अब ये भी एक्सपेंसेस की बात की, पेमेंट की, उसमें जो एडलेस हुए वैसे ही एडलेस होंगे हमेशा एक्सपेंसेस में, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस उसमें एडलेस वैसे होंगे। एसेट्स को लेकर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दो टाइप से हो सकती है, आपको ओपनिंग वैल्यू दे और परसेंटेज दे, सीधा डायरेक्ट निकालो एक्सपेंडिचर में लिखो। आपको दोनों वैल्यू दी जा सकती है, दोनों वैल्यू दी जा सकती है तो डिफरेंस निकालो और क्या करो डैप लिखो। और बाय द वे कोई चेंजमेंट नहीं है तो आपको डैप नहीं निकालना है। बिल्डिंग 20, यहाँ पे 20 और ऊपर भी कुछ नहीं बोला तो साइलेंट रहो, कोई डैप ही नहीं है इस साल, डैप नहीं है बिल्डिंग में तो नहीं है, तो नहीं लिखना, जरूरी नहीं है हर साल डैप लगाए, अगला नहीं लगा रहे मत लगाओ। आप इंफॉर्मेशन को आपको पकड़ना, ये है डैप। बोलो भी डैप को लेकर कोई डाउट, डैप सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंसेस। बिल्कुल है, उस कंडीशन में परचेज के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो उस समय क्या जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में चला जाएगा। और बाकी 4,000 का जो आपने खरीदा है वो रेवेन्यू नेचर तो है ही नहीं, एसेट्स को खरीदना रेवेन्यू नेचर नहीं होता, इनकम एक्सपेंडिचर में आना नहीं। हाँ जी, अगर इसमें प्रॉफिट लॉस है तो वो तो आएगा। प्रॉफिट लॉस क्या है, रेवेन्यू नेचर है, जबकि परचेज और सेल करना कौन सा नेचर है, कैपिटल नेचर। एसेट्स को परचेज और सेल करना कैपिटल नेचर है, और उसको सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस होना कौन सा नेचर है, रेवेन्यू नेचर। ऐसा और कुछ हो, ये डेप्रिसिएशन को लेके लिखो नेक्स्ट आइटम इसका एनपीओ में। एनपीओ को लेके एक एडजस्टमेंट जो लंबे चलते हैं थोड़ा बहुत, उसका नाम है फंड। अब जो ये फंड होता है ये हमेशा किस साइड शो करेगा, लायबिलिटीज साइड, तो फंड गया लायबिलिटीज में। लेकिन अगर फंड का हो चुका है इन्वेस्टमेंट, ऐसे आ जाए फंड इन्वेस्टमेंट, फंड क्या जाए इन्वेस्टमेंट, तो वो कहां चला जाएगा एसेट्स में। फंड का अगर है इन्वेस्टमेंट तो वो कहां चला जाएगा एसेट्स। फंड आपका लायबिलिटीज और फंड इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स। जैसे एक सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड लायबिलिटीज, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट
एसेट्स, आपने एसेट्स में कर रखा है। आगे क्या मूव हो सकता है, रिसिप्ट और पेमेंट में हो सकता है आपको रिसिप्ट साइड फंड का और पैसा मिला हो, बिल्डिंग फंड का कोई डोनेशन मिला हो, बिल्डिंग फंड का कोई सब्सक्रिप्शन मिला हो, बिल्डिंग फंड का कोई ग्रांट्स मिला हो, यानी मिला हो, रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट है तो क्या हो जाएगा प्लस, फंड में क्या हो जाएगा प्लस, पहली बात। अगर पेमेंट में है, कोई भी आपने उस फंड से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, पेमेंट में है, तो फंड में क्या हो जाएगा माइनस, फंड में क्या होगा माइनस। आया समझ में? फंड कहाँ होगा लायबिलिटीज में, फंड का इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ शो होगा एसेट्स में। रिसिप्ट और पेमेंट में अगर फंड के नाम है तो जितना रिसिप्ट हुआ है वो क्या होगा प्लस, पेमेंट हुआ है वो माइनस। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर सकता, इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है उस पर आपको एक परसेंटेज गिवन, वो परसेंटेज तो का आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट, क्या मिलेगा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट है किसका इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किसका है फंड का, इन्वेस्टमेंट किसका है फंड का। इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किसका है फंड का। तो ये इंटरेस्ट कहाँ पे प्लस होगा फंड में प्लस होगा, किसमें प्लस होगा फंड में, इन्वेस्टमेंट में प्लस नहीं करना। आया समझ में? हाईएस्ट जो इसमें और टाइट हो सकता है वो ये टाइट हो सकता है। सपोज ये माने अपना इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 10% इंटरेस्ट मिलता है तो कितना मिलेगा 10,000। आपको 10,000 रिसिप्ट है तो 10,000 आपके यहाँ प्लस हो जाएंगे, 10,000 का प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएंगे। बाय द वे आपको रिसिप्ट में इससे रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि 8,000 कितना मिला 8,000 मिला, हाईएस्ट कंडीशन ये हो सकती है। अब बोलो 8,000 मिला आपको, मिलना कितना चाहिए था, तो कितना प्लस होगा 10 ही प्लस होगा। इस ईयर से रिलेटेड कितना था 10,000, तो कितना प्लस होगा 10, 8 से कोई मतलब नहीं है। तो बात है दो तो मिले ही नहीं, तो जो इनकम आपको रिसीव नहीं होती है वो क्या बनती है एक्रूड बनती है, और एक्रूड क्या होती है एसेट्स। ये दो किस साइड एसेट्स। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको इंटरेस्ट 10,000 मिलना है और 10,000 ही रिसीव हुआ है तो प्लस 10,000 हो जाएगा, बात खत्म। 10,000 मिलना है, 8,000 मिला है तो प्लस तो कितना होगा 10,000 ही प्लस होगा, 2,000 यहाँ और दिखाई जाएगी जो आपको मिले नहीं, एक्चुअली मिला और बैलेंस शीट मिल जाएगी, खत्म। इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाएगा। आया यहाँ तक बात समझ में? ना ना एक्रूड जाएगा ना आउटस्टैंडिंग जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो है ही फंड की चीज। वो किसकी चीज है फंड, बिल्कुल। अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अदर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो उसका इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होता है। अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसकी इनकम क्या होती है आपके लिए रेवेन्यू नेचर होता है। लेकिन अगर किसी फंड का यानी किसी लाइबिलिटीज का इन्वेस्टमेंट है तो वो इसका है, आपका नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। आपने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, आपने अपने पैसे का मतलब है एनपीओ के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया तो वो एनपीओ के लिए रेवेन्यू है। जैसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आ जाए, आप ले जाओ उसको किसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो इन्वेस्टमेंट का भी नहीं है, वो किसका है फंड का। आप फंड में लेके आओ क्योंकि वो उस फंड के लिए था वो पैसा, तो वो फंड में प्लस होता जाएगा क्योंकि फंड का पैसा उसी के लिए यूज होगा, उसी के लिए यूटिलाइज होगा जिसके लिए वो बना है। ऐसा यहां तक बोलो समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं? लास्ट एंड फाइनल फंड को लेकर कई बार क्या होगा, फंड में पैसा है, प्लस किया माइनस किया प्लस किया और डिजिट्स आ जाएगी माइनस में। डिजिट्स किसमें आ जाएगी? अब माइनस में अगर डिजिट्स आती है तो ये अमाउंट कहां चली जाएगी एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। ये किसमें चली जाएगी एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, खत्म। और फंड खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? आपके पास सपोज फंड में 1 लाख रुपए थे और आपने खर्चा कर दिया 1,10,000, यानी फंड तो कभी खत्म किया आपने। 1 लाख था, खर्चा कर दिया 1,10,000, तो 1 लाख तो फंड से निकाल लिए, 10,000 कौन देगा एक्सपेंडिचर देगा। 10,000 कौन देगा एक्सपेंडिचर देगा, उस समय फंड। ये आपका फंड को लेके है करेक्शन, इसमें प्लस माइनस ऐसे होता है। तो यहां तक हमारा
जो एनपीओ के जो छोटे छोटे करेक्शन है वो मेरे हिसाब से इतने, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं आएंगे। क्या क्या करेक्शन आ सकता है? एक तो सब्सक्रिप्शंस को लेके या किसी भी इनकम को लेके एडलेस हो जाएगी, कंज्यूमेबल स्टोर्स को लेके या किसी भी एक्सपेंसेस को लेके एडलेस सिखा दिए हैं। हाईएस्ट क्या आएगा? एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आएगा या प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो डेप्रिसिएशन कहां शो करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो टाइप्स वो बता दिए, और उनका प्रॉफिट लॉस निकालना है हमें। प्लस हाईएस्ट किसका मूव होगा? फंड का मूवमेंट आएगा। तो फंड का मूवमेंट फंड में कैसे चलता है, कैसे लायबिलिटीज में प्लस माइनस होते हैं, क्या चीज एसेट्स में आ सकती है, एसेट्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगा। एक चीज और आ सकती है, अगर एक्रूड है तो, नहीं तो नहीं आएगा। एक्रूड है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी यहाँ इंटरेस्ट हमेशा पूरा प्लस होना है, चाहे आपको मिले चाहे नहीं मिले, पूरा प्लस करना हमेशा। अगर हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल। किसमें? इसका फंड का? फंड का दो जगह कहा जाता है, ये रहा, दो जगह बैलेंस शीट में कंप्लीट हो जाता है। तब भी कैसे लिखते? जैसे ऊपर मिलता रिसिप्ट में 8,000 और एक्रूड नीचे लिखता 2,000, तो 2,008 और 2 कितने प्लस करता, और यहाँ कितने लिख देता? 2,000 को मैंने कितनी जगह यूज किया? दो जगह, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट, दोनों साइड दो जगह चलाए। इनकम कौन सा फंड बैलेंस शीट में आता है? कौन? हाँ जी हाँ, अगर कोई भी फंड का इंटरेस्ट है तो वो तो आएगा बैलेंस शीट में, फंड का इंटरेस्ट। अदर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो इनकम एक्सपेंडिचर। अब इनकम एक्सपेंडिचर में जाते टाइम में चीज हो सकती है, इनकम एक्सपेंडिचर में अगर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा वो। बाकी वो कहाँ शो होगा? मैन उसके अमाउंट कहाँ शो होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी शो होगी। जबकि फंड का जो है वो मैन अमाउंट कहाँ शो होगी? फंड में होगी, उसी कम ज्यादा उतर आएगी। ऐसा ये फंड को लेके है। इसके अलावा आई थिंक रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बस अब तो सीधा सीधा आपको लेके आना, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कंप्लीट, एनपीओ कंप्लीट। एनपीओ में और कुछ भी नहीं। एनपीओ के लेके थ्योरी के 2-3 टॉपिक है जो हमें क्लियर होने चाहिए। वो थ्योरी को लेके क्या टॉपिक है? कुछ डिजिट्स हैं जो हमने चर्चा करनी है। जैसे थ्योरी वैसे तो मैंने बोला था कि आप पढ़ लेना, फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं उस पर। एक नाम आता है सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू नेचर है। कंज्यूमेबल स्टोर्स रेवेन्यू नेचर है। और एसेट्स को बेचने पर हुआ प्रॉफिट या लॉस कौन सा नेचर है? रेवेन्यू नेचर है। होनोरेरियम कौन सा नेचर है? रेवेन्यू नेचर है। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट रखना, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है तो ओल्ड जो स्पोर्ट्स मटेरियल होती है वो एसेट्स होती है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होती है? एसेट्स। और एसेट्स को बेचना खरीदना कैपिटल नेचर होता है। लेकिन ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ हो ना तो वो रेवेन्यू नेचर, सिर्फ वही क्या है कि रेवेन्यू नेचर, वो रेवेन्यू नेचर में आएगी। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल उसको रेवेन्यू नेचर में लेके आना। रेवेन्यू नेचर का मतलब इनकम साइड लिखते हैं अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। उसके अलावा और कोई रेवेन्यू नेचर का ऐसा आइटम नहीं, साफ साफ पता चलेगा सैलरी, बोनस, कमीशन, रेंट, टैक्सेस, ये सब खर्चे साफ 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 नाम देगा। कैपिटल नेचर में 2-3 नाम नए कौन से आएंगे? एक तो लेगेसीज आएगा। कोई आदमी अपनी जो एसेट्स होती है, जायदाद होती है, वो किसको दीजिए? एनपीओ को दीजिए कि भाई मेरे मरने के बाद ये एनपीओ, वो मर गया और आपको मिल गई एनपीओ को, तो वो जो एसेट्स है वो लेगेसी से कितना आएगी? आपके कैपिटल फंड को इंक्रीज कर देगी। कैपिटल फंड को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। फर्स्ट एक तो लेगेसीज आपकी कैपिटल डिजिट्स है। दूसरा आपका इसके अंदर आता है जो भी आपके एसेट्स या एसेट्स को परचेज या क्या करें सेल, वो कौन सा है? कैपिटल नेचर है। सारे फंड कौन से नेचर है? कैपिटल नेचर है। और कौन सा हो सकता है? हाँ जी लाइफ मेंबरशिप फीस एक आता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कौन सा नेचर है? कैपिटल नेचर है। इसको किसमें प्लस कर सकते हो आप? कैपिटल फंड में भी प्लस कर सकते हो। और कई क्वेश्चन में इसको कैपिटल फंड में प्लस नहीं कर रखा, अलग से दिखा रखा, तो अलग से भी दिखा सकते हो, लेकिन आएगा लायबिलिटी साइड में। आएगा किधर? लायबिलिटी साइड में। उसके अलावा कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों हो सकती है, बोथ हो सकती है।
कैपिटल नेचर की हो सकती है और क्या हो सकती है, रेवेन्यू नेचर भी। उसमें कौन कौन सी है, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से जो आपको सहायता मिलती है, अगर गवर्नमेंट से जो भी आपको सहायता मिली है उसको स्पेशल नाम दिया है, जैसे ग्रांट्स फॉर बिल्डिंग, तो क्या होगी स्पेशल, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट। और ग्रांट्स मिला, बस ग्रांट्स का नाम और अमाउंट मिल गया तो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू। डोनेशन रेवेन्यू, लेकिन डोनेशन स्पेशल हो गया, डोनेशन फॉर कंप्यूटर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पवेलियन, तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज। एक ऐसी चीज है एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू होती है, हमेशा क्या होती है, रेवेन्यू, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिए कि कैपिटलाइज करना है तो इसको कैपिटलाइज कर देना, इसको क्या कर देना, कैपिटलाइज। किसमें प्लस कर दोगे, कैपिटल फंड में प्लस कर दो, बैलेंस शीट बना दो, इनकम एक्सपेंडिचर बना दो और रिसिप्ट और पेमेंट बना दो। हाईएस्ट मैक्सिमम आपके क्वेश्चन क्या आएगा, अब उस पर बात करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट को लेके एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा, इनकम एक्सपेंडिचर को बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, और बाकी छोटी मोटी डिजिट्स की क्या करवा सकता है, कैलकुलेशन, जैसे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, कंज्यूमेबल स्टोर्स की कैलकुलेशन और फंड की कैलकुलेशन। ये तीन कैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन, एक थ्योरी, एक रिसिप्ट पेमेंट से छोटा क्वेश्चन और एक इनकम एक्सपेंडिचर। मैक्सिमम अगर जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनवा लेगा, क्या बनवा लेगा, ओपनिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट तक जाने का मतलब है बहुत बड़ा क्वेश्चन देना, और जैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि पैटर्न जो आया है वो बड़ा टाइट पैटर्न, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इतना बड़ा क्वेश्चन दिया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आपके चैप्टर में, आपके पेपर में लगभग 20-22 क्वेश्चन आते तो वो आ जाता, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। आपके पेपर में, आपने पेपर देखा होगा, उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कितने हैं, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 12 तो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, 12 है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कितने हो गए 30, उसके बाद 30 हो गए, 30 हो गए, उसके बाद 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कितने हो गए 50 क्वेश्चन। अब उस 50 क्वेश्चंस में लगभग हो जाएंगे आराम से, ये निश्चित है, लेकिन उसकी आप पहले प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। क्यों, अगर एक साथ देखोगे 50 क्वेश्चन तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चनों को करूंगा कैसे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा पेपर निकाल लोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे करना कैसे। जैसे स्टार्टिंग के 12 जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको 10 मिनट में किया जा सकता है, पढ़ते ही हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते ही हो जाएंगे, 6 मिनट का काम है तो 5 मिनट उसका मानो, 15 मिनट। छोटे क्वेश्चन जो 12 है उनको हर को 1 मिनट मानो, 12 मिनट वो मानो, तो 12 मिनट, 10 मिनट, 22 और 5 मिनट वो, लगभग आधा घंटा मानो, आधा घंटा में 30 नंबर ले लोगे आप, और आधा घंटा में 30 नंबर लेंगे तो बाद में कोई टेंशन, आराम से सेफ, और सेफ आदमी जब खेलेगा तो बढ़िया खेलेगा। लेकिन ये आधे घंटे में करने, इनको अगर सोचने बैठ गए तो चाहे सोचते रहो 2 घंटे तक, बाद में 45 मिनट वो भी अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन करना पहले भी कोई छोटे वाले को करना। छोटे वाले नहीं आ रहे हैं तो आपको उनको ड्रॉप कर देना, जैसे मुझे पहले सेशन में फर्स्ट का ऑप्शन आता है बी, सेकंड का नहीं आता छोड़ दो, थर्ड का आता है सी, फोर्थ का नहीं आता, फिफ्थ का नहीं आता, ऐसे लिखते छोटे जाओ, बाकी जो भी है वो लिखते जाओ। अब आपको लास्ट टाइम अगर 1 मिनट भी मिलेगा तो टप्पा ही मारना, तो कुछ तो लिख देंगे फटाफट, सब कुछ तैयार तो है ही, चीज बड़ी है, बस लिख देंगे, बाद में लिख देंगे आराम से, ऐसे तैयार रखें। ऐसे नहीं लास्ट टाइम मैं डिजिट्स लिखूंगा फिर करूंगा, एक का यहाँ भी लिखा है बाद में पीछे लिखा है सी, ऐसा नहीं, कंटिन्यू चलो। फिल इन द ब्लैंक्स, सीधे ब्लैंक्स में आने वाली डिजिट्स लिख दो, सीधे ब्लैंक्स में जो चीज आती है ना उनको लिख दो। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, जो ब्लैंक्स में आने वाले हैं वो नाम लिखे जा सकते हैं सीधे, तो पूरी लाइन से बच गए आप। अगर आपको लगता है आपके पास खूब टाइम है तो पूरी लाइन लिखो, अगर आपको लगता है बहुत अच्छा टाइम है तो पूरी लाइन लिखो, लेकिन जब ब्लैंक से बात आए तो वो किससे लिखना, ब्लैंक से। लेकिन अगर एक ही नाम लिखना है तो सीधा मेरा तो यही मानना है, सीधा एक नाम लिखूंगा ताकि आपका टाइम सेव हो, टाइम सेव जितना होगा उतने आप फायदेमंद रहोगे। किसी क्वेश्चन को लगे कि ये बहुत बड़ा है, जैसे रिवॉल्यूशन पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट आ गई, ऐसा क्वेश्चन आ गया और ये लंबा भी है, छोड़ सकते नहीं, रिवॉल्यूशन बना दिया, पार्टनर कैपिटल की जो डिजिट्स आपको उसमें फाइंड आउट फटाफट कर सकते थे वो कर दी और उसको छोड़ दो, उसके लिए आधा पेज बैलेंस शीट के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ। आधे से ज्यादा टाइम तो कर ही दिया, पूरा तो गया ही नहीं, 6 में से 4 तो ले ही लिया आपने। हाँ टाइम मिलेगा तो 2 और कर लेंगे, लेकिन
पूरा नहीं गया, ऐसा नहीं कि बाहर आके गया, ये तो 6 गया, 4 तो आएंगे। तो उस तरीके से करोगे तो कोई टेंशन नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर एनपीओ में जो छोटे क्वेश्चन हमने कंसल्ट करने थे वो सारे क्वेश्चन हमने कंसल्ट कर लिए। आपके पास भी इसके छोटे क्वेश्चन उसमें तो है नहीं, न्यूमेरिकल में, एग्जाम्पल में है, इलिस्ट्रेशन में है। और इलिस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं छोटे क्वेश्चन के? इलिस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट होते हैं। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे के सारे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन निकालने चाहिए, इनको एक्सप्लेन कर दिया है, इन सभी क्वेश्चन को निकालो और कहीं कोई डाउट आता है तो पूछ लेना कि भाई इसका कैसे सोल्यूशन होगा, तो वो उसका सोल्यूशन बता देंगे। और कल हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे एनपीओ को, कल एनपीओ को लेके एक बड़ा क्वेश्चन निकालेंगे, बस सिंगल एक क्वेश्चन निकालेंगे फिर। बाय द वे कल क्लास होती है तो क्लास लेंगे, और नहीं भी होती है तो मौका मिलेगा तो बोलोगे तो ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, अगर ऑनलाइन आते हो तो। और अगर नहीं आते हो तो वो तो बात है, रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो तो आपके पास वैसे ही पड़ा, रिकॉर्ड में तो कॉपी में पड़ा, उसको ही देख लेना। तो अगर होगा, पॉसिबल होगा तो कल क्लास ले लेंगे, और अगर नहीं होगा तो बाकी मेरे हिसाब से देखो क्या होता है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वही बात हमें तो पता नहीं, तो जो भी होगा तो वो बता देंगे आपको। तो इसके लेके आपको छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो सारे, और सारी थ्योरी जो है वो माइंड में रखो। और अभी भी कोई डाउट है एनपीओ को लेके तो वो पूछ लो, आप किसी को डाउट है एनपीओ को लेके तो वो पूछ सकता है, बाकी एनपीओ तैयार है। क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसी वीक रखेंगे। नेक्स्ट वीक तो मैं क्या करने वाला हूँ, पार्टनरशिप स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीक 3 दिन में दोनों चैप्टर पार्टनरशिप के खत्म करें, तो पार्टनरशिप को लेंगे। एनपीओ को लेके आज और कल में जो कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो करें ओवर क्लास को, टाइम आउट हो गया।